बच्चों कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो तरह के एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है बेटा, उसके अंदर हीट चेंज क्या है। तो आपको बताया गया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट चेंज होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट चेंज होती है, उस रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई है या उस रिएक्शन से हीट रिलीज हुई है, इसको पढ़ा जाता है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर। और दूसरा एस्पेक्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान पढ़ा जाता है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है बच्चों, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। आपको बताया गया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो होता है R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। मान लो बच्चों कोई रिएक्टेंट है ए, और ए से बन रहा है तुम्हारा कोई प्रोडक्ट। तुम्हारे पास कोई रिएक्टेंट है ए और ए से बन रहा है कोई प्रोडक्ट। तो इस केमिकल रिएक्शन के रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आपको ये बताया गया था, जो शॉर्ट नोट्स पॉइंट लिखवाया गया था आपको, कि R होता है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, जहां पे C होता है आपका कंसंट्रेशन और T होता है प्यारे बच्चों टाइम। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी रखेंगे? जिसकी दी गई होगी। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी गई है तो प्लस माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन A अपॉन डेल्टा टी। ठीक इसी तरह से अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी गई होती बच्चों, तो यही सेम काम हम प्रोडक्ट के लिए करते हैं। अब यहाँ पे जो प्लस साइन दिखाया गया है, यहाँ पे जो प्लस साइन लगा हुआ है, ये आपको बताया गया था कि प्लस साइन ये बताता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और जो माइनस साइन लगा हुआ है बच्चों, और जो माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है वो ये बताता है कि जो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। प्लस साइन ये बताता है जैसे जैसे समय बीतेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और माइनस साइन ये बताता है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच्चों घटेगी। इसके बाद बात हुई थी यूनिट के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, देखो ऊपर कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो रेट की यूनिट हो जाती है बच्चों मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड।
अगर गैसेस दिया होता है, अगर केमिकल रिएक्शन में तुम्हें गैसेस दी गई हैं, तब रेट की यूनिट हो जाती है एटीएम पर सेकेंड। इसके बाद बच्चों आपको बताया गया था कि रेट को निकालने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को निकालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे गए, जिसमें से एक मेथड था रेट लॉ। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स ढूंढे गए, जिसमें से एक मेथड था बच्चों रेट लॉ। मान लो कोई तुम्हारे पास ए है, ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और बना रहा है प्रोडक्ट। मान लो तुम्हारे पास M1 ए है, वो रिएक्ट कर रहा है एक मिनट, इससे पहले बेटा तुम्हें बताया गया था कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन दी गई है M1A M2B के साथ रिएक्ट करके N1C और N2D बना रहा है। तो इसके लिए अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाए तो वो होता था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अपॉन में इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक इसी तरह से अगर बी के टर्म्स में रेट को लिखा जाए तो होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी अपॉन में इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक इसी तरह से अगर सी और डी के टर्म्स में लिखा जाए तो रेट का एक्सप्रेशन होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अपॉन में इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक इसी तरह से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डी अपॉन में इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसके बाद बच्चों बात आती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स ढूंढे गए, जिसमें से एक मेथड था रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ बच्चों होता है द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ बेटा क्या होता है? रेट लॉ तो कहते हैं कि रेट लॉ होता है द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें M1A रिएक्ट कर रहा है M2B के साथ
और तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। M1A M2B के साथ रिएक्ट कर रहा है और कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा R बराबर होगा K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y, जहां पे बेटा R होता है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, R होता है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, K होता है तुम्हारा रेट कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। X होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A और Y होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। X होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A और Y होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। अगर मैं कहूं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, मतलब N बताओ, तो तुम कहोगे बच्चों की जो N है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो होता है N होता है X प्लस Y, यानी रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर होता है बच्चों वो होता है जो रिएक्टेंट की पावर दी गई है उसका सम। जो रिएक्टेंट की पावर दी गई है उसका सम होता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, n इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसके बाद बच्चों इसमें पूछा जाता है यूनिट ऑफ के। देखो रिवाइज करवा रहा हूं तुम्हें जो पुराना पढ़ाया गया था उसे रिवाइज करवाया जा रहा है। यूनिट ऑफ के होता था मोल लीटर पर सेकेंड, मोल लीटर पर सेकेंड। n लिखोगे अंदर की तरफ, यानी 1 माइनस एन और n माइनस 1, n लिखोगे अंदर की तरफ, याद करने का तरीका है। तो यूनिट होती है k की, यूनिट ऑफ k, k की यूनिट होती है बच्चों मोल लीटर, मोल की पावर 1 माइनस एन, एल की पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। k की यूनिट होती है मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड, जहां पे n तुम्हारा क्या होता है, n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोर्ड बच्चों लटक रहा है। बच्चों स्टूडियो में डेंटिंग पेंटिंग का काम हो गया है, इसके अलावा जो प्लाईवुड का काम होना था वो भी हो गया है, लेकिन अभी बोर्ड को टांगने का जो सिस्टम है वो सेट नहीं हुआ है। इसको भी जो है आज या कल में इसका भी जो सेटिंग है वो करवा दिया जाएगा। अभी जो आपको असुविधा हो रही है उसके लिए मुझे खेद है बच्चों। तो रेट लॉ होता है R इज इक्वल्स टू के ए की पावर x बी की पावर y, R इज इक्वल्स टू के ए की पावर x बी की पावर y। अब आपको याद हो बच्चों तो आपको बताया गया था कि जो x और y होता है वो m1 और m2 के इक्वल हो भी सकता है
और M1 और M2 के इक्वल नहीं भी हो सकता है। जो x और y होता है वो M1 और M2 के इक्वल हो भी सकता है और M1 और M2 के इक्वल नहीं भी हो सकता है। एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है बच्चों, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन का यूज क्या है? मान लो किसी सवाल में तुम्हें दिया हो एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हो, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हुई होगी और तुम्हें कह देगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन दी गई है, ये जो केमिकल रिएक्शन दिया गया है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब होता है जो x और y होगा वो M1 और M2 के इक्वल होगा। यानी मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है M1A कोई केमिकल रिएक्शन है M1A M2B के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। M1A M2B के साथ रिएक्ट कर रहा है और कुछ प्रोडक्ट तुम्हारा बना रहा है। मैंने कह दिया कि ये जो रिएक्शन है बेटा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो तुम कहोगे कि सर इसका R जो होगा वो होगा R इज इक्वल टू K A की पावर M1 और B की पावर M2। यानी जब भी सवाल के अंदर एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट की पावर होगी, जो रेट के एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर होगी वो उनके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी। रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर होगी बेटा वो उनके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? तो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यानी कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस और कितने पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारी बातें तो आपको जो है स्टार्टिंग की क्लासेस में भी बताई गई थी, रेट बताया गया था। ये मैं एक रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत लगभग 10 से 12 दिन के बाद मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ड्यू टू सम वर्क आई हैव टू गो आउटसाइड दिल्ली। मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ा कुछ काम के लिए बच्चों। तो क्योंकि मैं एक लंबे समय के बाद, एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए जो बेसिक सी चीज़ें हैं क्यों ना उसे रिवाइज करते हुए चलें। तो मॉलिक्यूलैरिटी होता है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल जितनी स्पीसीज रिएक्ट करती हैं उसी को मॉलिक्यूलैरिटी कहा जाता है। अब एक तो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप पे कंप्लीट होता है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बच्चों ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी इनसिग्निफिकेंट होती है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूलैरिटी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर तुम किसी एक स्टेप के मॉलिक्यूलैरिटी की बात करते हो तो उसे कैलकुलेट किया जा सकता है और उसका सिग्निफिकेंस भी होता है। इसके बाद बच्चों बात करी गई थी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर ऑर्डर तो वन होता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी एक से ज्यादा होती है। जैसे मान लो ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए और बी M1A M2B के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, मैंने कहा इसका रेट लॉ लिखो। ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैंने कहा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो क्या तुम इसका रेट लिख सकते हो? रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है तो तुम कहोगे हाँ सर, इसका रेट लॉ सीधा लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू के A की पावर 1 B की पावर 1। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की जो पावर होगी वो उसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी। रिएक्टेंट की जो पावर होगी बच्चों वो उसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि A और B का जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है। अब मैंने कहा कि बेटा जो B है तुम्हारे पास वो एक्सेस में है। अगर किसी भी रिएक्टेंट को एक्सेस में कर दिया जाता है, अगर किसी भी रिएक्टेंट को एक्सेस में कर दिया जाता है तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है बच्चों उसको 1 मान लिया जाता है। तो अगर B को एक्सेस में कर दिया जाएगा तो B की कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेंगे, यानी इसको यहाँ लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया जाता है, यूनिटी मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो तो 1 है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी देखोगे कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एक से ज्यादा है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को बेटा कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको ये सारी बातें याद नहीं रखनी है, केवल ये याद रखना है कि जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो 1 से ज्यादा होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। बच्चों सीधा सवाल आता है, पूछेगा कि बताओ which of the following is an example of pseudo first order reaction? Which of the following is an example of pseudo first order reaction? तो pseudo first order reaction के 2 ही एग्जांपल्स जो आपको मेनली याद रखने हैं वो हैं
हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। और दूसरा है बच्चों इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, दूसरा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसके बाद आपको पढ़ाया गया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट होता है वो होता है R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0, R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो, 0 हो। तो इनका जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है वो होता है R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0। केमिकल रिएक्शन दोनों में ही एक तरह से दिखती हैं, कोई ए रिएक्टेंट होगा और उससे तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कोई ए रिएक्टेंट होगा प्यारे बच्चों और उससे तुम्हारा क्या बनेगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर ऑर्डर 0 होता है, यानी R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी चीज की अगर पावर 0 है तो वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू के, यानी जो रेट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वो कांस्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत ही प्यारी ऑब्जर्वेशन है प्यारे बच्चों कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो किसी की भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट होता है वो किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा आपको बताया था कि सवाल में आपसे पूछेगा कि बताओ किसी टी टाइम पे रिएक्टेंट तुम्हारे पास कितना बचा हुआ है, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। किसी टी टाइम पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर किसी भी टी टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची हुई होती है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। यहां पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन की बात हो रही है, यानी टी टाइम बीतने के बाद जो रिएक्टेंट तुम्हारे पास बचा हुआ है उसकी बात हो रही है। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है AT इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। AT इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। AT इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, जहां पे AT होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। AT होता है बच्चों रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ए नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के होता है रेट कांस्टेंट और टी होता है टाइम। इसके बाद प्यारे बच्चों तुमसे पूछता है कि बताओ टी हाफ कितना है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब तुम्हें बताया गया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ का मतलब होता है, टी हाफ का मतलब होता है टी हाफ का मतलब होता है वो टाइम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटकर आधी हो जाती है, यानी हाफ लाइफ टी हाफ वो टाइम होता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटकर आधी हो जाती है बच्चों।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का फॉर्मूला होता है A अपॉन 2K। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों A अपॉन 2K। जहां पे आपको बताया गया था कि अगर A नॉट लिखूं इसका मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, चाहे मैं A नॉट लिखूं या मैं स्मॉल a लिख दूं, इन दोनों का ही मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको ऐसे बताया था, याद होगा तो, कि कोई A है, A से तुम्हारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, तुम्हारे पास कुछ A है और A से तुम्हारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है। कहा गया था कि जब टाइम 0 होगा उस वक्त जब केमिकल रिएक्शन शुरू होने वाला है, अभी शुरू हुआ नहीं है, जब केमिकल रिएक्शन शुरू होने वाला है, जब टाइम 0 है, तब तुम्हारे पास रिएक्टेंट था A और प्रोडक्ट तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। जैसे टाइम बीता, जैसे कोई टी टाइम बीता तो A घटकर हो जाता है, A में से कुछ X चला जाता है और कुछ X बचता है। तो चाहे मैं A नॉट लिखूं या A लिखूं, ये दोनों ही क्या होते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चाहे मैं A लिखूं या A नॉट लिखूं, दोनों का ही मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके अलावा चाहे मैं AT लिखूं, AT या लिखूं A माइनस एक्स, इन दोनों का ही मतलब होता है बच्चों रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है A अपॉन 2K। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है बच्चों A अपॉन 2K। एक खास बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हाफ लाइफ होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हाफ लाइफ होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हाफ लाइफ होता है बच्चों वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ग्राफ वगैरह पढ़ाए गए थे। अभी एक शॉर्ट रिवीजन क्लास देखो, आज क्या है ना, आज शायद ही मैं कुछ नया आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि 10-12 दिन का गैप आ गया, तो थोड़ा एक रिदम फिर से मेंटेन हो, एक रिदम फिर से मेंटेन हो, जैसे पढ़ने में मज़ा आए, चीज़ें कनेक्ट होती चली जाए। उसीलिए आज जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ बेटा, ये एक रिवीजन लेक्चर है, इसे ध्यान से सुनो, कुछ नोट डाउन नहीं करना है, बस आराम से हल्के हल्के पॉइंट्स। एक रफ पेपर ले लो, एक पेन ले लो, एक रफ पेपर बेटा ले लो और एक पेन ले लो और मस्त आराम से लेक्चर को देखो और जो मेन पॉइंट्स हैं उसे नोट करते चलो, ठीक। जैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि हेडिंग वेडिंग बना रहे हो अच्छे से, सीधा सीधा मेन पॉइंट रफ पेपर पे लिखो। जब लेक्चर खत्म होगा उसको एक बार रिवाइज करना, पेपर को मोड़ना, उसको फेंक देना। ये सारी चीजें आपके मेन नोट्स में लिखी होंगी। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑर्डर 1 होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन
जिसके अंदर ऑर्डर तुम्हारा क्या होता है, 1 होता है, यानी R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1। R इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखते हैं। आपको बताया गया था कि रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है, रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर वो चीज लिखी जाती है जो तुम्हारे पास होती है। तुम्हारे पास रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो बाद में बनेगा ना, तुम्हारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जिसके अंदर ऑर्डर 1 होता है उसके लिए रेट का एक्सप्रेशन होता है R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1। R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1। इसके अलावा कुछ और इक्वेशंस थी, जैसे ln AT इज इक्वल्स टू ln A नॉट माइनस KT। इसके अलावा एक इक्वेशन थी AT इज इक्वल्स टू A नॉट e की पावर माइनस KT। एक और इक्वेशन थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसके अंदर इंक्लूड था एक और एक्सप्रेशन आपको बताई गई थी जिसके अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा इंक्लूड था, और वो था 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस KT। इसके अलावा तुम्हें एक इक्वेशन बताई गई थी बच्चों, K और T का रिलेशन। K था रेट कांस्टेंट और T था टाइम। वो रिलेशन था K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन में रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले पे ही आते हैं। 90% सवाल जो केमिकल काइनेटिक्स में, या अबाउट 60%, 90% तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लगभग 50% से 60% जो सवाल आते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। यहाँ पे A क्या होता है, A होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। A होता है प्यारे बच्चों इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A माइनस एक्स होता है रिमेनिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। A माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, A माइनस एक्स क्या होता है, A माइनस एक्स होता है रिमेनिंग, बचा हुआ कंसेंट्रेशन। जब T टाइम बीत गया, जब T टाइम बीत गया उसके बाद जो रिएक्टेंट बचा हुआ होता है वो है तुम्हारा क्या, A माइनस एक्स, और A होता है क्या, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद जो चीज पूछी जाती है वो होती है तुम्हारी हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में K। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सवाल आते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर T हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में K, 0.693 अपॉन में K। एक खास बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है बच्चों, जो हाफ लाइफ होती है वो तुम्हारा इनिशियल कंसेंट्रेशन
यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है प्यारे बच्चों। गांव गए हुए थे बेटा, अब जाते वक्त तो अपन लोग गए थे जनरल डब्बे से। अब जब अकेले होते हैं, साथ में कोई और नहीं होता है, कोई फीमेल मेंबर फैमिली का साथ में नहीं होता है, तो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि जनरल डब्बे से ही जाया जाए। क्योंकि जनरल डब्बे में क्या होता है बच्चों, अगर तुम्हें इंडिया देखना है ना, अगर भारत देखना है, तुम चाहते हो कि तुम एक फील ले पाओ पूरे इंडिया की, तो तुम्हें जनरल डब्बे में ट्रैवल करना चाहिए। तो बच्चों जाते वक्त जनरल डब्बे में गए गाँव, फिर वहां से जाना था नानी के घर, नानी को यहाँ लेकर आना था माता जी के पास। फिर वहां से नानी के घर गए, नानी के घर से फिर नानी के साथ वापस आए। सारा टाइम जो है लगभग 10 से 12 दिन जो है लग गया इसमें बच्चों। और एक्चुअली अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ ना, वो भी इतना बड़ा जो टाइम गैप आ गया है, तो आई फील वेरी लो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी रह गई बेटा। देखो अपना तो है मेन जो है पढ़ना और पढ़ाना, यही अपनी लाइफ है। और अगर लाइफ में किसी दिन ये चीज़ ना हो पाए, किसी दिन ये चीज़ ना कर पाए, तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कोई चीज़ कम रह गई है। आज का दिन मैंने कुछ किया नहीं है ऐसा लगता है। इसीलिए आज तुम्हें लग रहा होगा कि सर थोड़ा ढीले ढीले से आप लग रहे हो, आज थोड़ा सा आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। तो बेटा एक्चुअली मैं तुम्हारा भी बेस बना रहा हूँ, तुम्हारा भी एक रिदम डेवलप कर रहा हूँ, और अपना खुद का रिदम तो मैं बना ही रहा हूँ। अच्छा ही है, एक बार चैप्टर जो है शॉर्ट रिकैप हो जाएगा। 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर होगा, लगभग सारा ही चैप्टर रिकैप कर लेंगे इसमें। और उसके बाद क्या है, आगे बढ़ेंगे। चैप्टर जो है अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, लगभग 4 से 5 लेक्चर हो गए हैं। 2 से 3 लेक्चर और लगेगा, मैक्सिमम आई थिंक 2 लेक्चर और लगेगा, और 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा। इसके बाद 2 लेक्चर और लूँगा। आपको बताया था ना कि मैं 2 लेक्चर हर चैप्टर के एंड में स्पेशल लूँगा, जिसके अंदर अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। आपको डे 1 लेक्चर 1 से जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, हर कॉन्सेप्ट को बता के कि बेटा देखो ये ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ये सवाल है। हर कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने तरह के बच्चों सवाल बन सकते हैं, कितने सवाल एग्जामिनर फंसा सकता है, वो सारी चीज़ें जो है आखिरी के 2 लेक्चर में कवर करी जाएंगी। इसके बाद बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर एक ऑब्जर्वेशन थी छोटी सी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर एक ऑब्जर्वेशन थी कि AT इज इक्वल टू A0 अपॉन में 2 की पावर n। AT इज इक्वल टू A0 अपॉन में 2 की पावर n, जहां AT होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, A0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n होता है ऑर्डर सॉरी n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता है, n होता है टोटल टाइम अपॉन में t हाफ। इसके ऊपर सीधा सवाल आता है, तुम्हें कहेगा कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा, तुम्हें टोटल टाइम दे देगा, तुम्हें हाफ लाइफ भी दे देगा, तुम्हें ये दे देगा, ये दे देगा और ये दे देगा, और तुमसे AT पूछेगा। इसी तरह का सवाल आता है, तुम्हें किसी t टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूछी जाएगी, तुम्हें बाकी सारा डाटा दे दिया जाएगा, चाहे वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो, चाहे वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो, या टोटल टाइम हो, या हाफ लाइफ हो, सारा डाटा तुम्हें दे दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ किसी t टाइम पे
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी। किसी टी टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों कितनी होगी ये पूछा जाएगा। अब जो है इसके ऊपर जो सवाल है वो शायद आपको मेन क्लास में जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था तब बताया गया था। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो सवाल है जब आपको मेन क्लास में पढ़ाया गया था बच्चों तब आपको बताया गया था। हालांकि सवालों को लेकर देखो चिंता मत करो, सवाल अभी मैं जो है सवाल जो है आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनके ऊपर एक सवाल या मैक्सिमम 2 सवाल जरूर कराया मैंने, लेकिन लास्ट के जो 2 लेक्चर मैं लूंगा उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों सबके ऊपर अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है उन सारे ही क्वेश्चंस को बच्चों कवर किया जाएगा। लेक्चर कितने घंटे का रिकॉर्ड हो गया है? लगभग 50 मिनट का लेक्चर, 50 मिनट हो गए हैं आपके। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पूछेगा, 4 चीजें हैं, कोई भी 3 देगा और 1 पूछ लेगा, कोई भी 3 दे देगा बच्चों और 1 पूछ लेगा। कोई ये बहुत टफ बात नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना कि AT इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में 2 की पावर n, AT इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में 2 की पावर n, AT इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन में 2 की पावर n, और जहां पे n होता है टोटल टाइम अपॉन में t हाफ, n होता है टोटल टाइम अपॉन में t हाफ। अब जो है बच्चों नई चीज आपको पढ़ाई जा रही है, रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नई चीज आपको पढ़ाई जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा दिया। सवाल आता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से ही सवाल पूछेगा। इसके बाद हो सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन से भी पूछ ले, और बहुत रेयर होता है कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के अलावा किसी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से सवाल आए, बहुत रेयर है। ठीक, 99.9% या तो जीरो ऑर्डर का सवाल होगा या फर्स्ट ऑर्डर का सवाल होगा। 99.9% या तो जीरो ऑर्डर का सवाल होगा बच्चों या फर्स्ट ऑर्डर का सवाल होगा, लेकिन 0.1% संभावना होती है कि वो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर का सवाल पूछ ले। अब किसी भी ऑर्डर के सवाल जो वो पूछेगा तो उसके लिए आपको एक जनरल ऑर्डर मान के कोई भी एन ऑर्डर चाहे 2 3 1 2 3 4 किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, इसके लिए एक जनरल ऑर्डर मान के, यानी हम पढ़ेंगे अब nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर में आपका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। इसके अंदर 2 ही चीजें पढ़नी होती है बच्चों, एक होता है तुम्हारा K और T में रिलेशन, K और T में रिलेशन, जहां पे K होता है रेट कांस्टेंट और T होता है टाइम। तो K और T में रिलेशन होता है, K इधर है तो T नीचे होगा, ब्रैकेट में आएगा n-1, बड़ा ब्रैकेट 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n-1। K होता है 1 अपॉन T n-1, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n-1, a की पावर n-1। अब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर दे दे, चाहे तुम 0 ले लो, फर्स्ट ले लो, सेकेंड ले लो, थर्ड ले लो, यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करना, n की जगह 2 रख देना, 3 रख देना, जो भी सवाल में दिया गया होगा। ये तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, t टाइम है, ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, और ये है तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके अलावा दूसरा है तुम्हारा जो तुम्हें रिलेशन याद रखना है, वो है t हाफ का।
तो बच्चों टी हाफ का रिलेशन तुम्हें याद रखना है कि टी हाफ जो होता है, हाफ लाइफ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/n-1। टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/n-1, जहां पे टी हाफ आप जानते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होता है। ये बोर्ड, इस बोर्ड ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। एक्चुअली मैं कह के गया था कि इस बोर्ड को टांगने के लिए जो है व्यवस्था ठीक कर दी जाए, लेकिन क्या कहा जाए अब। तो nth ऑर्डर रिएक्शन में देखो, इस पे सवाल आए 0.1% चांस है, नहीं आएगा ठीक, लेकिन 1%, 0.1% जो चांस है जिससे सवाल आ सकता है। तो मेनली आप ये दो चीजें याद कर लेना, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। एक है k इज इक्वल्स टू 1/t n-1, 1/a-x की पावर n-1 और -1/a-n-1। और दूसरा है टी हाफ और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/a-n-1। टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है, इसे याद कर लो, इसे अभी याद करो, अभी अगले अब जो पढ़ाऊंगा इसका यूज करूंगा, इसको याद करो, अभी याद करो बच्चों कि टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/a-n-1। टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है प्यारे बच्चों 1/a-n-1। टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/a की पावर, टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/a की पावर n-1। अब मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जब जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे तुम जीरो रखोगे, टी हाफ 1/a की पावर 0-1। 0-1 का मतलब है 1/a की पावर -1। और तुम्हें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आते हैं, जब भी डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आते हैं या न्यूमरेटर को नीचे लेकर जाते हैं, नीचे वाले को ऊपर लेकर आओ या ऊपर वाले को नीचे लेकर आओ, तो इसकी जो पावर होगी ना, उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस में है तो जब इसको तुम नीचे लेकर जाओगे तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ देखो a की पावर -1 है, जब ये ऊपर लेकर आओगे बच्चों तो इसकी पावर हो जाएगा +1। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है a की पावर 1 की। अब तुम्हें अगर याद हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला था a/2k, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला था बच्चों a/2k। यानी साफ साफ दिख रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहां 1 रखोगे, 1 - 1 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो बच्चों तो वो 1 हो जाता है। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। यानी यहाँ पे टी हाफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टी हाफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और तुम्हें याद हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का फॉर्मूला था 0.693/k। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ होता है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है
वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो टी हाफ क्या आएगा तुम्हारा, एक कांस्टेंट आएगा। तो बच्चों यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर था, जिसका सारा ही खेल रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के इर्द गिर्द था, वो पार्ट कंप्लीट होता है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर 3 हिस्से होते हैं प्यारे बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट, दूसरा होता है कॉलिजन थ्योरी, क्या, कॉलिजन थ्योरी, और तीसरा होता है रिलेशन बिटवीन के एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन के एंड टेम्परेचर। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट जो अब कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा पार्ट आपका आएगा कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी, और आखिरी पार्ट होगा जहां पे हम रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। उसके अंदर हम पढ़ते हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन। अब कॉलिजन थ्योरी क्या है इसके बारे में कल पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ जो है इस चैप्टर इस पार्ट का, इस चैप्टर के इस पार्ट का एक ब्रीफ मैं आपको अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। अब क्या रिएक्ट करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन है जो ये है और ये हो रही है। अब होता क्या है, कहते हैं कि ए और बी आपस में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो बच्चों समझाया गया कि एक्चुअली ये जो रिएक्ट वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ए का मॉलिक्यूल है और ये बी का मॉलिक्यूल है, ये आपस में टकराएगा। ए का मॉलिक्यूल और बी, ए और बी आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, और यही थ्योरी, इसी थ्योरी को कहा जाता है कॉलिजन थ्योरी, जो ये कहती है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके आपका क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। सवाल आता है कि क्या सारे ही कोलिजन प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या जितने भी कोलिजन हो रहे हैं उन सब से प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसका जवाब है नहीं। कौन से कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, किस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, ये 2 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा, ये 2 बातों के ऊपर बच्चों डिपेंड करता है। सबसे पहली बात है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, इनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। इनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, और इसी एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और दूसरी बात बच्चों होती है, ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनका जो ओरिएंटेशन है,
यानी ए किस तरह से बी की तरफ बढ़ रहा है और बी किस तरह से ए की तरफ बढ़ रहा है, इनका जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। So for effective collision, यानी ऐसा कॉलिजन जिससे प्रोडक्ट बन जाए, उसके लिए दो कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहला है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। और इनका जो ओरिएंटेशन है, जिस तरह से ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए प्यारे बच्चों। वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। अब कहा जाता है कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है उसे कहते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसे कहा जाता है एक्टिव मॉलिक्यूल। और वो कॉलिजन जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, यानी वो कॉलिजन जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, उसे कहा जाता है इफेक्टिव कॉलिजन। यानी वो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उसे कहा जाएगा एक्टिव मॉलिक्यूल। और वो कॉलिजन जो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए उसे कहा जाएगा इफेक्टिव कॉलिजन। द मॉलिक्यूल which can be convert into the product, the molecule which can be convert into the product is called active molecule. The collision which form the product, the collision which form the product is called effective collision. इसके बाद बच्चों एक चीज आती है इसके अंदर, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी का। जी को कहा जाता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जी को कहा जाता है, जी होता है तुम्हारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कितने कॉलिजन हुए हैं एक यूनिट वॉल्यूम में। जी को कहा जाता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये बताता है टोटल कॉलिजन इन यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें टोटल कितने कॉलिजन हुए हैं, ये आपका बताता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब जी की वैल्यू होती है लगभग आपकी जी होती है 10 की पावर 25 से लेकर 10 की पावर 28 तक। 10 की पावर 25 से लेकर 10 की पावर 28 कॉलिजन तुम्हारे होते हैं हर एक सेकंड में, हर एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर। यानी मान लो कोई क्यूब है, ठीक, एक सेंटीमीटर इसका लेंथ, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यूब है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेम ही होता है क्यूब का, 1 सेंटीमीटर है मान लो, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा?
वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बेसिक मैथ अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक। बेसिक मैथ के लिए भी लेक्चर लूँगा, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा मैं, बायो भी मैं पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ा दूंगा। अब सुनो, तो इसका वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके अंदर जो टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उसके अंदर टोटल जितने कॉलिजन होंगे वो इतने कॉलिजन होंगे। तुम सोच सकते हो 10 की पावर 25 से लेकर 10 की पावर 28 कॉलिजन हर 1 सेकंड में होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर। यानी इस छोटे से डब्बे के अंदर हर एक बीतते सेकंड पे, हर 1 सेकंड के अंदर 10 की पावर 25 से लेकर 10 की पावर 28 कॉलिजन होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। 10 की पावर 25 से 10 की पावर 28 कॉलिजन होते हैं हर 1 सेकंड के बीच में। अब इसके बाद बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? इसका मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? तो तुम कहोगे कि सर अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो तेजी से ढुंढुम ढुंढुम करने लगेंगे, वो तेजी से कोलिजन करने लगेंगे। तो जो जी है, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, जो टोटल कोलिजन है वो बढ़ जाएगा। तो तुम कहोगे कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जी बढ़ जाता है। कोई हाई फाई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो तेजी से कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। उनकी काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब सोचो, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या कॉलिजन नहीं बढ़ेंगे? और अगर कॉलिजन बढ़ेंगे तो जी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है प्यारे बच्चों, जी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपको बताया कि सारे कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, केवल वो कॉलिजन जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनसे ही प्रोडक्ट बनता है। वो दो कंडीशन क्या थे? सबसे पहला था थ्रेशहोल्ड एनर्जी, यानी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो हैं, जो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना ही चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट को बना पाएंगे। इसी को कहा जाता है बच्चों थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन मैं डिक्टेट करूंगा, लिख लेना। पहले समझ लो कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू मेक द प्रोडक्ट। यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास होनी ही चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे कहा जाता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब बच्चों एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं, उस ग्राफ को समझाने जा रहा हूं और तुम्हें उस ग्राफ को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। उस ग्राफ को तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों। अब हाँ, ग्राफ आपको समझाने जा रहा हूं मैं। वो ग्राफ क्या है? यहां पे लूंगा मैं एनर्जी, ठीक है, यहां पे लूंगा मैं एनर्जी। एक मिनट प्यारे बच्चों।
ठीक है, अब सुनो, तो यहां पे मैं लूंगा एनर्जी, अब ये होता है तुम्हारा रिएक्टेंट, और ये नीचे मैंने बनाया प्रोडक्ट। ध्यान से देखो तो रिएक्टेंट की एनर्जी देखो ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ठीक, रिएक्टेंट ही तुम्हारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट ही तुम्हारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब एक बात बताओ, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ एनर्जी कम है, यहाँ एनर्जी 100 जूल है, यहाँ एनर्जी 80 जूल है, तो 20 जूल कहाँ गया, 20 जूल तुम्हारा रिलीज हो गया होगा। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो ग्राफ दिया गया है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। कैसे पहचाना, एक्सोथर्मिक का मतलब है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हुई है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर प्यारे बच्चों हीट रिलीज होती है उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे पहचाना, देखा रिएक्टेंट ऊपर की तरफ है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई होगी। अब जहाँ पे एनर्जी कम है वहीं पे एनर्जी का कुछ खेल हुआ होगा, तो इसकी ज्यादा है इसकी कम है, यानी कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। यानी ये ग्राफ जो दिया गया है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। अब मैंने कहा कि रिएक्टेंट के पास ना मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। देखो वो एनर्जी कहाँ है, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस पूरे को क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इतनी एनर्जी तुम देखो रिएक्टेंट के पास पहले से होती है। ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें से इतनी एनर्जी तो देखो रिएक्टेंट के पास पहले से ही थी, इतनी हमें और देनी पड़ती है। तो जो पहले से होती है, जो पहले से एनर्जी रिएक्टेंट के पास है, इसे कहते हैं एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और जो और मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है, इसको कहा जाता है